अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त सोहेल, मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम और शकील जाहिद हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि बर्निंग इशू है, और वो बर्निंग इशू सिर्फ हमारी कंट्री का नहीं है, सारे दुनिया का ही है। और वो है मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज। और उसकी वजह से काफ़ी मसाइल आप जानते हैं कि दुनिया में आ रहे हैं। पिछले डेकेड के अंदर जो है वो बहुत सारे चेंजेस आए, फिर इस डेकेड के अंदर भी चेंजेस जो है ना वो बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस मौजू के ऊपर भी कोई गुफ्तगू कर ली जाए। तो मैं फ़हीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़हीम साहब आप इसके ऊपर जो है वो अपनी को माहिराना राय दें। जी शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुहेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बदकिस्मती से ये ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी न सिर्फ जानता है, बल्कि इसके मुतासरीन में भी वो शामिल है, जिसमें हम खुद भी हैं। और मजे की बात यह है कि जो इसके मुतासरीन है वही इसके होने की वजह का भी हिस्सा साथ साथ मौजूद है। खासतौर पे मैं अपना इसमें जिक्र करूंगा कि जो हमारा इस वक्त हाल है उसमें मेरी अपनी भी कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आपको बाद में जिक्र करूंगा कि वो कैसे है। तो मौसमियाती तब्दीली और ये इसका हम सारे जो है वो देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, और हर साल भुगतते हैं। तो मैं थोड़ी सी जो अभी उस पर रिसर्च की उसमें मुझे पता चला कि हम जो एनवायरमेंटली मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थे 2022 में, यानी हम नंबर वन थे मोस्ट अफेक्टेड में। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन अभी भी हम टॉप फाइव में हम शामिल हैं। दुनिया के जो टॉप फाइव एनवायरमेंटली इफेक्टेड कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एयर पोल्यूशन में हम माशाल्लाह हाईएस्ट है। हमारा और दिल्ली का मुकाबला है, लाहौर और दिल्ली का। तो कभी हम जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं, लेकिन 12 तकरीबन बराबर की रेस में ही हम चल रहे हैं। तो हम्म। इसके अलावा जो एशिया में जो डिफॉरेस्टेशन है, उनमें जो हाईएस्ट कंट्रीज हैं टॉप की, उसमें हम शामिल है। हमारा डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है वो 0.2 से 0.5% पर ईयर जो है वो चल रहा है, यानी हर साल तकरीबन आधा परसेंट दरख्त जंगलात कम हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा ग्लोबल एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और उसका, वो लेस देन 1% है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में जितना हो रहा है उसमें लेस देन 1% है, लेकिन उसके बावजूद हम मोस्ट इफेक्टेड कंट्री। तो इसकी अब क्या वजूहत हैं, ये कैसे है, ये हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं सुहेल साहब से गुजारिश करूंगा कि बताएं, जरा थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या क्या वजूहत हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आह, वालेकुम। देखें, वजूहात ऑब्वियसली सबसे बड़ी वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस जो हैं वो भी आपको पता है कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो एमिशंस हैं हमारी फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, पावर प्लांट्स जो हैं, जो फ्यूल बेस्ड हैं, जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल बेस्ड हैं, तो वहाँ से जो हमारी एमिशंस हैं वो जब एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, ओजोन लेयर उससे जो है वो आपकी डैमेज हो रही है। और फिर जो है उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ रही हैं ज़्यादा। और वो एक नेचुरल, अल्लाह ताला ने जो प्रोटेक्शन दी है इंसान के लिए, वो इंसान ने खुद ही वो प्रोटेक्शन जो है ना वो उसको डैमेज करना शुरू किया हुआ है। तो एक यानी मेन रीज़न जो है वो यही है कि उससे फिर ये हो रहा है कि टेम्परेचर चूंकि एनवायरनमेंट का बढ़ रहा है, तो फिर आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। उससे फिर ये हो रहा है, यानी एक तो गर्मी तो हो रही है, लेकिन वो ग्लेशियर्स के पिघलने से फिर ये हो रहा है कि आपकी सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। और हम जो आप ये बता रहे हैं कि मोस्ट अफेक्टेड हैं, वो उसमें एक रीज़न ये भी है कि ग्लेशियर्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े हमारे हम ओन करते हैं, और वो जब पिघल रहे हैं तो वो सैलाबी सूरत हाल है। और फिर हमारे पास वो डैम्स भी नहीं है,
कि हम उस पानी को कुछ स्टोर करके जो उसका डैमेजिंग इफेक्ट है उसको कम कर सकें, और ना ही हमारे पास वो चैनल्स हैं, और ना ही दरिया जो हैं उनकी इतनी वो डेप्थ है, और ना ही वो जो फ्लड वाटर को डायरेक्ट करने के लिए उनको अप्रोप्रिएटली रिवर्स में और समंदर तक उस पानी को पहुंचाने में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हमारा नहीं है, और उसके ना होने की भी डिफरेंट वजूहात हैं। अगर जो थे तो वो हमने खुद ही ख़त्म कर दिए, उनमें फिर आबादियां भी हमारे में आ गई बहुत सारी। तो रीज़न बेसिकली ये है कि एक बड़ी रीज़न जो है मैंने बताया कि वो एमिशंस हैं, जिससे कि ये माहौलियाती तब्दीलियां, जो बड़े लेवल की तब्दीलियां आ रही हैं। बाकी जो पोल्यूशंस हैं उसमें एमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो पानी के अंदर हम बहा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको अनप्रोसेस्ड होता है, और उसके अपने जो है इफेक्ट आ रहे हैं, वो जो हमारी आप कह सकते हैं कि आबी मखलूकात हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। वो एक पानी जहरीला हो रहे हैं, तो वो जो आपका आबी मखलूक है, चाहे वो यानी हयात, जिस तरह की भी हयात है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं हमारे। फिर वो खेतों में पानी दिया जा रहा है, तो वो पोल्यूटेड वाटर जब खेतों में दिया जाएगा, कुछ जगहों पे, सब जगहों पे तो नहीं, अमूमन हम नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये कम है, लेकिन अगर उस नहर में अगर वो शामिल हो जाए, या अगर वो नालों में जा रहा है और उस नाले को कोई इलीगली यूज कर ले एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर की इरिगेशन के लिए, तो फिर वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा, और बहरहाल उसका इफेक्ट आपकी हमारी सेहत के ऊपर आ रहा है। तो ये बेसिकली है। अब आपने जिस तरह बताया कि कंट्रीब्यूशन हमारी कम है, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी में हम शायद दुनिया के पहले जो 10 ममालिक हैं उसके अंदर आ जाएंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट काफ़ी लोगों पे आ रहा है। इम्पैक्टेड पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, अगर दुनिया के उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकली देखें डेटा के ऊपर। तो उसमें अब देखना ये है कि वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि हम इसको करेंगे, इंडिविजुअल क्या कर सकता है इसको कम करने के लिए, एक फर्द फर्द वाहिद क्या कर सकता है, कि इंडिविजुअल सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो क्या रोल कर सकता है। ऑल्दो वो रोल ज़रा मैं समझता हूँ कि बड़ा जो है वो एक मिनिमम सा रोल होगा। बड़ा रोल इसमें बड़े प्लेयर्स का होगा, इंडस्ट्री का होगा, जो कि बड़े लेवल के ऊपर आपकी एमिशंस जो हैं वो उसको ख़राब कर रही हैं, और कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा अनकैप्चर्ड जो हैं वो जा रहे हैं। और फिर वो गवर्नमेंट का रोल होगा रेगुलेशंस में, कि किस तरीके से वो इसके ऊपर काबू पाने के लिए लॉ बनाते हैं और उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं। तो लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जिस तरह आजकल लोगों के पास तकरीबन हर घर में ही किसी ना किसी तरह की व्हीकल्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल के ऊपर चल रही हैं अभी तक, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो इसमें आप ये देखें कि जो हमारी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शे हैं, बसें हैं, वो पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलएनजी है, एलपीजी है। तो उसके ऊपर वो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो उनकी जो एमिशंस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इंडिविजुअल ये देख सकता है कि उसकी गाड़ी जो है वो उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर हुई है, वो जो उसकी एमिशंस हो रही है, उसका जो सैलेंसर है जहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स कम से कम हो, जो ओगरा ने डिफाइन किया हुआ है, या वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एमिशन हो रही है व्हीकल्स में से, तो वो आई थिंक इट इज 6%, शुड बी लेस देन 6% जो एनवायरनमेंट में जा रही है। तो वो गवर्नमेंट ने उसके लिए अभी रिसेंटली एक कैंपेन भी शुरू की हुई है कि आप अपने एमिशन सेंटर्स उसने बनाए हैं, तो अपनी गाड़ी लाएं और वो चेक कर देंगे, लेकिन उसको फिर करेक्ट करना जो है वो, और उसको रिपेयर करना अपनी गाड़ी को, उसकी ट्यूनिंग करवाना, कि वो उसमें से जो एमिशंस हैं वो कंट्रोल्ड एमिशंस निकल रही हैं, उसको वो जो है वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरीके से दूसरा जो अहम पॉइंट मैं समझता हूँ वो ये है कि वाटर वेस्टेज बहुत है हमारे इंडिविजुअल जो घरों में। अगर आप देखें तो पानी का ज़िया जो है वो काफ़ी होता है।
आप बर्तन धोते हुए टैप खुला है तो वो खुला ही हुआ है, कपड़े धोते हुए टैप खुला है तो खुला ही हुआ है। फिर जब वॉशरूम्स हैं उसके अंदर भी आप ये देखें कि जिन घरों में शावर्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। शावर्स और टैप्स जो हैं वो पुरानी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की हैं, जिसमें से कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, उसका फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अब जो नई टैप्स आ रही हैं, नए शावर्स आ रहे हैं, उसमें बड़ा कंट्रोल्ड है फ्लो रेट। लेकिन ये कि वो देर तक खुला रखते हैं, आप दांत ब्रश कर रहे हैं तो पानी खुला हुआ है, आप दांत अपने आप ब्रश करते जा रहे हैं और देख ही नहीं रहे नल को, या तो बंद कर दें या कोई पोर्शन कर लें ग्लास के अंदर, या उसके अंदर आप किसी पॉट के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें और उसको ही आप अपने उस पोर्शन को यूज करें। इसी तरह नहाते हुए भी पूरा आप ना खोलें अपने शावर को, या पोर्शन ले लें, एक बास्केट, एक बाल्टी जो है उसके अंदर आप पानी एक कोटा अपना रख लें कि उसी को हमने यूज करना है। तो वो वजह क्या है कि वाटर जब वेस्ट होगा तो वाटर जो है घरों में पहुंचाया जाता है आपके टैंक सिस्टम था, पंपिंग सिस्टम है, अब वो सारे बिजली से फिर वो चलते हैं पंप्स। वो बिजली जो है वो पैदा की जाती है वो पावर प्लांट से, पावर प्लांट ज्यादा हमारे जो है वो थर्मल बेस्ड हैं। अगेन वो फिर वो जो है एक तो वो फ्यूल यूज कर रहे हैं, फ्यूल फिर जो इमिशंस हैं वो एनवायरनमेंट में जा रही हैं। तो ये एक आप कह लें कि एक साइकिल है, एक चेन रिएक्शन है, जिसकी वजह से आपका जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। तो ये मेजर मेरे जहन में इस वक्त जो पॉइंट्स आ रहे थे वो ये है। जी शकील साहब, आपकी भी कुछ ताराना निगाह है और गहरी निगाह भी है, तो आप भी बताएं कुछ इसके हवाले से, आपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं। और फिर ये जो ज़िया है इसके हवाले से भी ज़रा बताएं कि चीज़ों का जो हम ज़िया कर रहे हैं और सादा जिंदगी बसर करने की बजाय उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई इसमें हमारे लिए प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है वो भी बताएं। अच्छा देखिए, मैं जो हूँ ना, ये जो क्लाइमेट चेंज है, मैं इसको देखता हूँ कि ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक है, हर हर कंट्री अपनी अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन फहीम साहब ने भी बताई है। और लेकिन अब आप देखिए कि हम जो है, जो उन्होंने फिगर्स बताए हैं उसके हिसाब से हम इफेक्टेड ज़्यादा हैं। एमिशन के लिहाज से जो है वो हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये जो, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो इतनी इंडस्ट्री है जो कि वेस्टर्न दुनिया में है, और ना हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं जो जो कि इतनी एमिट कर रही हो। तो इसलिए हमारी उस तरह से कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन इफेक्ट इफेक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं हो रहा ना इफेक्ट। ये तो ये जो, अगर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का, तो वो सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंडिया का नहीं बढ़ेगा या अफगानिस्तान का नहीं बढ़ेगा। वो तो एक ग्लोबल फिनोमेना है और हर तरफ यही हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो है वो फिर सारे लोगों को मेरा तो ख्याल है कंट्रीब्यूट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है पाकिस्तान का कि हमारे यहाँ जो है, एक तो इसकी कोई एहसास नहीं है, इल्म भी नहीं है। और अगर है भी किसी को टामा टामा, तो जो है वो कहता है जी मेरी बला से। और मैंने जो है ना, मेरी गाड़ी से क्या हो जाना है, जो एक मैं तो फिर यहाँ से लेके और जो है ना वो ठोकरने आस बेगी तक ही तो जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ तो इससे जो है ना क्या हो जाएगा। तो वो सोच इस तरह की है। लेकिन जो है वो हमें ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ बना के हमें बड़ी परफेक्ट कंडीशन में दे दी थी। और जैसे आपने कहा कि जी वो ओजोन लेयर भी दे दी थी कि जी वो हमारी प्रोटेक्शन होगी और सारा कुछ होगा। अब उसने ठेका नहीं ये लिया हुआ कि अब इसको वो ठीक भी रखेगा। वो हमारे हाथ में है, हम इसको चाहें तो 10-12 एटम बम चला के जो है ना बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क कर दें। तो वो तो दैट इज इन अवर हैंड नाउ। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हम जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख लें। और जो बड़े बड़ी इसके जो यानी कॉजेज हैं, उनमें से बहुत सारा का आपने जिक्र किया। मसलन पावर जनरेशन है, आपने बताया कि जी पावर जनरेशन जो कि फॉसिल फ्यूल से हो रही है, इसलिए जो है वो वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे आप जानते हैं कि फिर इस तरह के जो आयरन, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, क्लोथ, इस तरह की चीज़ें जो है ना जब ज़्यादा बनेंगी तो उसकी वजह से जो है ना ये फिर ये चीज़ जो है ना वो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर फहीम साहब ने अभी जिक्र किया कि जी दरख्तों के या फॉरेस्ट्स के काटने का, तो वो जंगलात जो है वो तो सारी दुनिया में वैसे जो है वो आपको पता है कि वो काटे जा रहे हैं। और एक तो यानी 12 मिलियन हेक्टेयर एक साल में कट जाता है फॉरेस्ट सारी दुनिया में। एक तो ये है कि वो जो उसकी यानी जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है दिन में वो, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, एक तो वो इम्पैक्ट है। दूसरा ये कि जब दरख्त कट जाता है तो जो उसने अपने अंदर कार्बन स्टोर की होती है वो निकाल देता है बाहर वो। तो ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी सोहेल साहब ने जिक्र किया कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिसमें ग्रीन हाउसेस की जो है ना वो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ख़ास तौर पे उनकी एमिशन बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरह जो हम खाने शाने बनाते हैं, यानी ये जो फूड जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी जो है वो ये इस तरह के काम बल्कि आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर के लिए जो है वो हमने क्या किया कि दरख्त दरख्त काट के तो फिर उसकी जगह जो है वो हमने वो कर दी है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो क्लियर कर दी है। तो जब तक फसल खड़ी है उस वक्त तक तो वो अपना एक इम्पैक्ट दे रही है, फिर वो फसल कट जाती है और फिर नई फसल बोई जाती है। और इसके लिए जो फिर ये जो हमें मैन्योर और जो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक और यानी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है इन सारे के अंदर। और बिल्डिंग्स को जो हम पावर देते हैं, बिजली है और ये एसी चल रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारे इम्पैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ये कॉजेज जो हैं जो कि जिनकी वजह से जो है ये सारा कुछ बढ़ रहा है। तो ये तो मेरा तो ख्याल है कि सारी दुनिया को इसके ऊपर देखना चाहिए। दुनिया वैसे देख भी रही है, अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो कोई इतना उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे पा रहे। और फिर हम देख भी रहे हैं कि ऐसी शदीद गर्मी आने लगी है अब। तो वो जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है फ़हीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़हीम साहब, जो आपने कहा था कि आगे मैं जाके कुछ बताऊंगा, जो आपने कुछ और पर्दे खोलने हैं, तो वो अब मेरा ख्याल है आप खोलें। जी जी जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों ने जो बातें की हैं बिल्कुल बाजार है, इनमें कोई शक नहीं है। तो वाकई पहला जो हमारा यानी इसको एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी वो देखें कि ग्लोबली जो हो रहा है। जैसे मैंने अर्ज की कि हमारा जो है एमिशन लेस देन 1% है और हम 5 टॉप इफेक्टिव में से। तो इसका मतलब है कि हम अपने किए की सजा नहीं भुगत रहे बल्कि दूसरों के किए की ज्यादा सजा भुगत रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम दो बड़े इंडस्ट्रियल जाइंट्स के बिल्कुल साथ वाकया हैं, जिसमें एक दुनिया की नंबर 2 इकॉनमी है, एक दुनिया की नंबर 4 इकॉनमी है, चाइना और इंडिया। जाहिर है वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो मर्जी आप कह लें। अब अगर दुनिया के एमिशन में इन दोनों का हिस्सा देखें तो मेरा ख्याल है कोई 30-40% तो मिनिमम होगा इन दोनों का, और हमारा लेस देन 1%। तो हमें ये बात इंटरनेशनली फोरम पे उठानी चाहिए और इन जो कंट्री से जो है वो कंपनसेशन लेनी चाहिए। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अच्छी भी है उसमें बात, हम एक बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले के डाउन स्ट्रीम पे वाक़ हैं कराक्रम, और वहां पे जो ग्लेशियर है सारे, हम उसके नीचे वाक़ हैं। अब उन जो वजूहात जो आपने दोनों ने बयान की वो, और इन दोनों इंडस्ट्रियल जायंट्स की जो एमिशन हैं उनकी वजह से वहां पे टेम्परेचर बढ़ गए, ग्लेशियर पिघल गए, और उसका सारा इम्पैक्ट हम पे आता है, हम क्योंकि नीचे वाक़या है। और वो पहाड़ों पे पानी इस तेजी से आता है कि जो है वो तबाही, और जैसे अभी पिछले हम उसमें जिक्र कर रहे थे कि वो 15-16-17 बंदे जो हैं वो देखते ही देखते जो है वो बेचारे पानी में बह के हलाक हो गए, शायद एक दो बच गए उनमें से। तो ये वो चीजें हैं जो हम दूसरों का किया भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान किसी फोरम पे ये नहीं उठाता कि भाई ये हमारा वो नहीं है, ये आप लोगों की वजह से हम ये भुगत रहे हैं और हम इसमें जो है वो या रोक या इसमें कंपनसेट करें।
अब सैलाब आता है खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान वो कशकोल उठा के पूरी दुनिया में फिरना शुरू हो जाता है, तो आप जाके सीधा उनसे डिमांड करें नहीं कि आपकी वजह से हो रहा है, हमें इसमें अब ठीक करें इसको या ठीक करके दें हमें। तो ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से ये सारा कुछ वो हो रहा है। अब आते हैं जो है हमारे मुल्क में जो है वो क्या हो रहा है। मुल्क में जैसे कि मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात बयान करता हूँ और शकील साहब शायद इस पर माइंड भी करते हैं कि मुल्क तकरीबन जितने इसमें इस वक्त लोग हैं उनसे आधे लोगों के लिए जो है ये जगह बनी हुई है, अल्लाह ने बनाई है। जैसे आपने मिसाल दी कि अल्लाह ने ओजोन बना दिया और कि आपको प्रोटेक्ट करेगी, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें। इसी तरह मैं ख्याल अल्लाह ने ये मुल्क भी बना के हमें दिया और ये जगह दी और कहा कि अब आप इसको चलाएं, प्रॉपर्ली चलाएं और उसमें जो है वो करें। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो मुल्क जो है वो लेट से 12 करोड़ के लिए जो है जगह बनी है उसमें अगर आप 25-30 करोड़ डाल देंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी खराबी की वजह जो मैंने जिक्र शुरू में किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसका कैसे हिस्सा हूं, वो है हमारा लाइफस्टाइल और इंडिविजुअलिज्म। अब अगर आप गौर करेंगे तो हमारा ये इंडिविजुअलिज्म जो है ये तमाम तर बुराइयों की जड़ है। मैं अब लाहौर के एक पौष इलाके में रहता हूं और मैं एक बहुत बड़े घर में रहता हूं। मेरे घर में टोटल 4 फर्द हैं। जो मेरा घर है वो तकरीबन जो है वो 10 लोगों को रहने के लिए वो काफी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं उसमें रह रहा हूं क्योंकि हर एक को अलग कमरा चाहिए, हर एक को अलग एसी चाहिए, हर एक को अलग गाड़ी चाहिए। अब यही गाड़ियां आप इसमें आके देखें, इस इलाके में कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 3 से 4 गाड़ियां ना हो। और मजे की बात आप ये देखेंगे कि हर एक में सिंगल ड्राइवर होगा। ये नहीं कि मिल के चले जाए कहीं पे जाना है या वो कर लें, हर एक की अपनी गाड़ी है, एक उधर जा रहा 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 है। तो इंडिविजुअल के पास हर फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए। उससे जो है हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था, एक तो मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है कि वो सोसाइटी एज यानी जो उसकी इंटीग्रेशन है वो खत्म होती जा रही है। हर कोई अलग अपना जो है वो 2 कमरे की ईंट लगा के वो अलग बैठा हुआ है और हर चीज उसका है। उस इसी वजह से रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। जैसे अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया कि वो गाड़ियां धोते हैं ये करते हैं। अब एक घर में अगर 4 गाड़ियां होंगी और चारों की चारों, मैं देखता हूं कि मुलाजम रोज सुबह में जब गुजरता हूं तो बाहर निकाल के सारी की सारी गाड़ियां धो रही होती हैं। अच्छा, अब ये हमारे जो रिसोर्सेज का जो बेजा इस्तेमाल है उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मुलाजमीन की भी है, क्योंकि खासतौर पे हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे खुद को काम करता नहीं है, मुलाजमीन रखे हुए हैं। मुलाजिम ने बर्तन धोने, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मुलाजिम ने जो है फुल टैप ना खोला हो और मुसलसल खुला हुआ है, तो बर्तन धो रहे हैं मुसलसल खुला हुआ है। गाड़ी अगर उन्हें, मैंने तो खैर अपनी पाबंदी लगाई हुई है कि आपने धोना नहीं, इसको सिर्फ साफ करना है, लेकिन उनके लिए आसान है, वो पानी का पाइप पकड़ के उसको मारेंगे और उसके बाद उसको साफ कर देंगे और पानी खुला रहेगा उतनी देर में। इसी तरह कपड़े धोते हुए भी यही होता है, सारा कुछ यही होता है। तो इसमें मुलाजमीन की तरबियत एक बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसमें जो है वो, हम जिससे हम ये रिसोर्सेज थोड़ा सा बचा सकते हैं। और दूसरा अपना लाइफस्टाइल में जो है वो जो है कुछ तब्दीली लाएं, तो मिलजुल के जैसे हम पहले रहते थे वैसे रहना सीखें। तो उस तरह को थोड़ा सा अपने आप को उसमें सेक्रीफाइस करें। अगर आप देखेंगे यूरोप, अमेरिका और इस तरह के मुल्कों में उन्होंने अपने इसके बावजूद, सारे कुछ तरक्की के बावजूद जो है कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं और वो उसको नहीं करने देते ताकि लोगों में जो है वो उस तरह वो बेजा इस्तेमाल ना हो। लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जो मर्जी आप करें, जैसे मर्जी करें। दरख्त के दरख्त पूरे जंगल उजाड़ दिए। मैं आपको बताता हूँ ये डीएचए में सबसे पहले मेरे भाई ने यहाँ पे एक प्लॉट लिया, दैट वाज 1983-84 कुछ ऐसे था, शुरू में 80s का अर्ली था। जब हम उसका वो प्लॉट देखने गए तो यकीन करें वो पूरा का पूरा एक जंगल तो नहीं था, क्योंकि यहाँ खेत थे, तो दरख्त तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे लेकिन खेत थे सारे। और मैंने अपनी आंखों से वहां वो जंगली खरगोश और इस तरह के जानवर देखे। इसी तरह जब मैंने अपना घर बनाया यहाँ पे तो उस वक्त ये थोड़ा सा साइड पे था, तो यहाँ बहुत ज्यादा मुझे वो जो है नेवले नजर आए और फिर इतने ज्यादा परिंदे यहाँ मुख्तलिफ तरह के आते थे जो अब सारे नापैद हो गए हैं, क्योंकि वो सारे घर बन गए हैं तो और वो बेचारे इधर से उठ के कहीं और चले गए हैं। तो इसी तरह दरख्त के दरख्त कटे जा रहे हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सोसाइटी ना बनी हो। बजाय इसके कि उसको जो है वो इस्तेमाल में लाएं किसी अच्छे काम के, वहां पे वो बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं और मैं उसमें खुद शामिल हूं। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं आपसे भी और पूरी कौम से भी। ये बिल्कुल गलत है। अगर मुझे कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जरूर इसको जो है वो
इसका कोई रिवर्स करूंगा या इसका मुतबादल ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ये जब तक हमारा लाइफस्टाइल और ये ऐसे रहेगा, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो मुल्की लेवल पे जैसे हमारा अभी अक्टूबर नवंबर आएगा, तो फिर वही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आप देखिएगा, वो भी 1200 तक टच करेगा, 1100 पे जाएगा और ऐसे करेगा। तो ये ऐसे ही होगा उसकी। यही जो हमने पिछले एक दो अशरों में अपने जो है वो तरक्की के नाम पे जो है वो डेवलपमेंट की है और कंफर्ट ढूंढे हैं, तो उनकी हमें जो है वो कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी। तो फिर कुदरत उनकी कंपनसेशन ऐसे ही लेती है जैसे हमसे ले रही हो। तो ये चीजें जो है वो होगी, बीमारियां, और ये अब अक्टूबर नवंबर में आप देखिएगा वो हर एक खांसता फिरेगा, आंखों में जलन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाद हम फिर नहीं आएंगे। मैंने कई दफा कोशिश की बताने करने की कि जी गाड़ियों को लिमिट कर दें, आप कहें कि एक गाड़ी में कम से कम 2 या 3 बंदे होने चाहिए तब वो सड़क पे आए। या जैसे हमारे उसमें भारत ने किया था, इंडिया ने किया था, उन्होंने ऑड नंबर की एक दिन गाड़ियां चलवा दी थी, इवन नंबर की दूसरे दिन चलवा दी थी, ऑल्टरनेट डेज पे, ताकि लोगों में कोई उसका कमी का रुझान हो। लेकिन इस तरफ कोई नहीं आएगा। अभी ये स्मोक एमिशन का जो है वो जो पिछले दिनों से ड्राइव चल रही है, बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके जो मेन कल्प्रिट हैं वो जो ये पब्लिक गाड़ियां हैं, लोडर्स हैं और रिक्शाज हैं और बाइक्स हैं, टू स्ट्रोक और इस तरह की चीजें, वो है। इन्होंने गाड़ियों पे वो लगा दिया, वो गाड़ियों वाले लाइनों में लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि जो जितनी लंबी लाइनें थी, वो जो वहां एमिशन जितना वो होता था, वो मेरा ख्याल है उससे कहीं कम था जिसको ये काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। यानी 2-2 3-3 4-4 घंटे वो खड़े हुए हैं और गाड़ी जाहिर है ऑन है, उन्होंने एक ही इंच करके आगे बढ़ने। तो ये कोई सोच समझ के या तरीके से कोई काम करें तो फिर उसका फायदा भी हो। वैसे ये ड्राइव अच्छी है कि ठीक है एमिशन टेस्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह हो कि लोगों के बोझ ना बने और जो है वो उसको तरीके से करें। इसका मेरा ख्याल है एक इलाज ये भी हो सकता है कि आप पेट्रोल पंपों पे इस पे खड़े कर दें, जो पेट्रोल डलवाता है उसको 2-4 मिनट लगती हैं और उतनी देर में जो है वो एमिशन टेस्ट भी हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप लंबी लाइनें वहां लगाएं और पेट्रोल हर एक गाड़ी ने डलवाना ही डलवाना है, एक नहीं 2 दिन नहीं हफ्ते बाद डलवा लेगा, तो जब भी वो पेट्रोल पंप पे आएगा वहां पे वो मौजूद हो, जितनी देर में वो फ्यूल डलवाए उतनी देर में उसका स्टिकर लग जाए टेस्ट होके। तो इस तरह वो लंबी लाइनें और उनसे बचा जा सकता है। लेकिन खैर ये कोई सोचने की बातें हैं, इस पे मैं क्या अर्ज करूं। तो ये कुछ वजूहत है जो मेरी जेहन में आती हैं। तो बाकी अब सुहेल साहब, मेरा ख्याल है इनके जेहन में कुछ और चीजें आई हैं, ये बताना चाहेंगे हमें। तो ये साहब आप म्यूटेड हैं। आप सॉरी। क्या जी। ये भूल जाता हूँ मैं, अब उम्र के हिस्से में हूँ, कोई हरकत को कर दूं तो फिर याद नहीं रहती क्या हरकत फरमाई थी। अच्छा, अब वो ये है कि ये बातें ये यही है यार, इसको मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह बताया है वो तो है ही, एक करना पड़ेगा हमें, आवाज उठानी पड़ेगी। कर भी रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली और मजीद इसको करना है। और कंट्री लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्समेंट है, और फिर इंडिविजुअल, यानी ये तीनों ही इनफरादी जो है वो उसके ऊपर भी हो। ये ग्रीनरी जो है जिस तरह बात कर रहे हैं वो, अब ये शहरों में खैर जगह कम होती है, कुछ ज्यादा दरख्त लगाने की मुहिम जो होती है उसमें कुछ शहरी लोग, हम जैसे लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जितनी जगह है वहां पे ग्रीनरी की जाए, छतों के बारे में सोचा जाए कि छतें जो हैं उनको कैसे ग्रीन किया जा सकता है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी सोचा जा सकता है। और कोई सुनील साहब, कथा कलामी माफ। तो जैसे मैंने अर्ज की कि 2022 में हम जो है वो मोस्ट इफेक्टेड कंट्री थे। अगर आपको याद हो तो उसी दौर में वो बिलियन ट्री वाला जो है वो प्रोग्राम चला था, जिसके बाद हम जो है वो टॉप से हट के नीचे नंबर 5 पे आ गए, पहले 5 में आ गए। तो फर्क पड़ सकता है फॉरेस्टेशन पे। जी हाँ प्लीज। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली उसको मतलब किसी भी छोटी कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो वो जहां हम कर सकते हैं, अभी रेन वाटर है हमारा, रेन वाटर कितना ज्यादा जाया होता है ना, तो वो उस रेन वाटर को कैप्चर करना, उसको अब चीज़ों को रिसाइकल करना हमारे मुल्क में नहीं है। ये प्लास्टिक्स वगैरह वेस्ट को कम करना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फिर ये इन चीज़ों की जो इंडस्ट्री है उसको उसको वो एमिशन में कंट्रोल करना। फिर जो भट्टे हैं, जो ईंटों के भट्टे हैं, वो उस पर अब भी पिछले 1-2 सालों से गवर्नमेंट लगी हुई है कि वो उसके ऊपर वो
एक टेक्नोलॉजी जिगजैग टेक्नोलॉजी है, उसको इम्प्लीमेंट कराए। तो वो उसके ऊपर वो फिर वो गवर्नमेंट और वो उन भट्टे के ओनर्स जो हैं उनकी वो जिम्मेदारी बन जाती है। तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर जाहिर है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है यार। तो वो तो इस तरह हम खुद ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं। अभी बताया ना, अभी ये अभी 3-4 दिन पहले जी, अभी बारिशें इतनी शदीद होंगी कि वो अर्बन फ्लडिंग भी होगी, और वो एक फ्लैश फ्लडिंग जो है वो एक नई चीज आ गई है कि वो कटाई पानी जो है वो आसमानों आसमानों से गिरता है, बारिश की सूरत में नहीं गिरता, वो आबशारों की सूरत में गिरता है। और उससे फिर ये ज्यादा जाहिर है नुकसान भी हो रहा होगा। तो सारे फ्रंट्स के ऊपर काम करना होगा भाईजान, अदरवाइज तो फिर जो हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, अगर हमने इसको एक्सेलरेट नहीं किया, इसके प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन को। जनाब शकील साहब। अच्छा सर, मेरा ख्याल एक और पॉइंट इसमें यह है कि हम ये देखें कि दुनिया में जो यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अब फहीम साहब ने बताया कि चाइना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जाइंट है। इसी तरह वेस्ट जो है उसमें भी इंडस्ट्री जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा लगी हुई है और कहीं ज़्यादा एमिशन हो रही है। हम्म। मैं पहली दफ़ा 2005 में जब चाइना गया था, बीजिंग, तो वहाँ पर जो है वो हर वक्त एक धुंध सी छाई रहती थी, क्योंकि जो है वो एमिशंस इतनी ज़्यादा थी। आज आप देखें तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दुनिया के बेहतरीन इंडेक्सेस में आता है। तो कुछ किया है ना उन लोगों ने। इसी तरह आप हम्म। यूरोप में जाएं, यूरोप में आपको बड़ी क्लीन एयर मिलती है। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री भी लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन बातों के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। जो हम्म। आप देखें कि जो अभी फहीम साहब ने बड़े घरों का जिक्र किया, तो अब चाइना में तो ज़्यादातर जो है यानी 80% लोग, तो मेरा ख्याल है कि सारे जो है ना वो रहते हैं फ्लैट्स में, हाई राइज हम्म। बिल्डिंग्स हैं। दूसरी जो है वो इसी तरह आप यूरोप चले जाएं, छोटे छोटे घर होते हैं। वो बड़े बड़े वहाँ वो केनाल दो दो केनाल की कोठियां नहीं होती हैं। हम्म। बड़े बड़े अमीर लोग उसके अंदर रह रहे होते हैं। उसके अंदर भी जो है वो एक एक यानी पीछे भी एक बाग होता है, सामने भी एक बाग होता है। अपने लिए जगह थोड़ी होती है, बाग के लिए जगह ज्यादा होती है। आप यूके जाएं या आप जो है वो ये जो नॉर्दर्न यूरोप है, इवन जो ये फ्रांस है, स्पेन है, तो यहाँ पे आपको ये चेंजेस नजर आती हैं। तो ये हमें लानी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है कि आज हमने काफ़ी इसके ऊपर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की है। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम जो है वो किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।